हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंतर्गत में हम आप लोगों को बताएंगे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशंस। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले आप हमारे पुराने वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर के आप हमारे पुराने वीडियो को देख सकते हैं। मतलब जीवों में जनन का ये पार्ट 2 भाग है। पार्ट फर्स्ट वाला जो भाग है वो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम आप लोगों को बताएंगे कि कृत्रिम कायिक प्रवर्धन क्या है। इससे पिछले वाले वीडियो में ये भी बता दिए हैं कि कृत्रिम कायिक प्रवर्धन क्या है, बट वो अधूरा था। अब हम इसको इस वीडियो के अंतर्गत में इसको पूरा करेंगे। तो देखिए, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन क्या है। इसमें आप बता देंगे कि पौधों में स्वयं मानव द्वारा कृत्रिम ढंग से किए गए कायिक जनन को कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। पौधों में स्वयं मानव द्वारा कृत्रिम ढंग से किए गए कायिक जनन को कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। आगे बता देंगे कि जिन पौधों में बीज बनने अथवा बीजों के अंकुरित होने में कठिनाई होती है, यह निम्नलिखित विधियों द्वारा संपन्न किया जाता है। बहुत ही सिंपल है, आप बहुत इसको आसानी से समझ सकते हैं कि यानी कायिक कृत्रिम कायिक प्रवर्धन जो है, इसमें बीज बनने अथवा बीज की जो अंकुरित होती है, बीज को अंकुरित होने में और बीज बनने में बहुत ही कठिनाइयाँ होती है। और इसकी इस विधि को हम निम्नलिखित विधियों द्वारा संपन्न करेंगे या निम्नलिखित विधियों द्वारा इसको हम समझेंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं इसकी कौन कौन से विधि हैं। तो इसकी पहली विधि जो है, इसमें हम बता देंगे आप लोगों को कलम लगाना है। इंग्लिश में कहते हैं कटिंग। कटिंग क्या है? कलम लगाना है। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए इसमें हम बताते हैं कटिंग लगाना क्या है, मतलब कलम लगाना। इसमें आप बता देंगे कि इस विधि में पुराने शाखाओं के 20 से 30 सेमी लंबे टुकड़े काटकर भूमि में आधा गाड़ दिए जाते हैं। दोस्तों, चूंकि ये बहुत बड़ी है, लेकिन हम इसको पॉइंट वाइज अगर समझेंगे तो बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो पॉइंट कर सकते हैं कि पहली पॉइंट में आप बता देंगे, यानी ये जो विधि है, इस विधि में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो पुरानी शाखाएं हैं, उस पुरानी शाखाएं के 20 से 30 सेमी लंबे को टुकड़े को काट लेंगे। यानी कोई भी पुरानी शाखाएं, कोई भी पुराने पौधे हैं, उस पुराने पौधे के पास जा कर के हम उसमें से 20 से 30 सेमी तक लंबे के जो पौधे होंगे, उसको, ये टुकड़े को हम काट लेते हैं। अब उसके टुकड़े को काट लेने के बाद क्या करते हैं, उसे भूमि के अंदर गाड़ देते हैं। अब देखिए क्या है आगे कि कुछ दिनों बाद भूमिगत भाग की पर्ण संधियां नोट से अपस्थानिक जड़ें निकल जाती हैं। बहुत ही सिंपल है। आप देखिए, सबसे पहले आप इसमें बता देंगे कि इस विधि में सबसे पहले आप पुरानी शाखाओं से 20 से 30 सेमी लंबे टुकड़े काटकर भूमि में आधे गाड़ दिए जाते हैं। यानी कि सबसे पहले आप किसी शाखाओं के पास जाएंगे और उसमें से इतना लंबा, यानी 20 से 30 सेमी लंबा होना चाहिए। उसके बाद काट लीजिए उसको। काट लेने के बाद क्या करेंगे, उसको ज़मीन में आधा गाड़ दीजिए। फिर आप यह देखेंगे कि कुछ दिनों बाद ये भूमिगत में पर्णसंधियाँ से अपस्थानिक जड़ें निकल जाती हैं। यानी ये जो जमीन में धंसे रहती हैं, वहाँ से आप देखेंगे तो जड़ें निकल जाती हैं, तथा इस स्थान से कलिकाएं विकसित होती है, जो आगे जाकर के एक नए पौधे का निर्माण करती हैं। तो बहुत ही सिंपल है कि इस स्थान से, यानी जो स्थान होते हैं उससे क्या निकलते हैं, अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। और अपस्थानिक जड़ें निकलने के बाद इस स्थान से कलिकाएं विकसित होती है, जो आगे जाकर के एक नए पौधे का निर्माण कर देती है। आगे देखते हैं कि इस विधि में जल की अधिक आवश्यकता होती है। इस विधि में जल की अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए यह बरसात के दिनों में प्रयोग किए जाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि कलम लगाना जो है, इस विधि में ज़्यादातर इनको जल की आवश्यकता होती है। और जब जल की आवश्यकता होती है तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि जल की आवश्यकता, तो इसको ज़्यादातर हम बरसात के दिनों में ही इसका प्रयोग करते हैं। अगली विधि है
रोपड़ या पैबंद लगाना, इंग्लिश में से बोलते हैं ग्राफ्टिंग। अब ग्राफ्टिंग क्या है, रोपड़ क्या है, तो इसमें बता देंगे कि दो विभिन्न पौधों के दो विभिन्न अंगों को इकट्ठा करके उन्हें एक पौधे के समान बदलना रोपड़ कहलाता है। बहुत ही सिंपल है कि दो विभिन्न यानी दो अलग अलग आप पौधे लेंगे और लेने के बाद क्या करना है कि दोनों विभिन्न अंगों को इकट्ठा करके यानी उसके विभिन्न अंगों को इकट्ठा करके उन्हें एक पौधे के समान बदलना ही रोपड़ कहलाता है। आगे देखिए, इस विधि में किसी घटिया नस्ल के पौधे के टहनी को काटकर उस पर किसी अच्छे नस्ल के पौधे की एक जैसी टहनी काटकर लगा दी जाती है। बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान से इसको समझ सकते हैं। इस विधि में हमें सबसे पहले क्या करना है कि इस विधि में आप बताएंगे कि इस विधि में आपको दो टहनियाँ लेना है। एक टहनी वो लेना है जो किसी खराब नस्ल के पौधे हो, घटिया नस्ल के पौधे हो, और दूसरा टहनी वो लेना है जो किसी अच्छे नस्ल की पौधे हो। अब अच्छे नस्ल के पौधे और घटिया नस्ल के पौधों को क्या करना है कि एक जैसी टहनी काट कर लगा दी जाती है। आगे चलते हैं। आगे इसमें बता देंगे कि घटिया नस्ल के पौधों को जिस पर कलम लगाई जाती है उसे स्टॉक कहते हैं तथा अच्छी नस्लें वाले पौधों को सियान कहते हैं। इसका मतलब यह है दोस्तों कि जो खराब नस्ल के पौधे होते हैं उस खराब नस्ल के पौधों पर जो कलम लगाई जाती है उसे स्टॉक कहते हैं, लेकिन अच्छी नस्लें वाले पौधों को सियान कहते हैं। आगे चलते हैं कि दोनों पौधों के कटे हुए भाग को जोड़कर धागे से बांध देते हैं। मतलब आप जो अच्छे नस्ल के पौधे और घटिया नस्ल के पौधे जो लिए हैं उन दोनों पौधों को आपस में जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद उसे अच्छी तरह से धागे से बांध देते हैं और जोड़ के चारों तरफ मोम या नम मिट्टी का लेप कर देते हैं। इसका मतलब यह है कि धागा से बांध देने के बाद अब उस धागे के चारों तरफ क्या करेंगे कि मोम या नम मिट्टी का लेप लगा देते हैं। एक लेयर से उसे क्या कर देते हैं, उसके अराउंडेड चारों तरफ घेर देते हैं। अब उसके बाद क्या है, जिससे घाव से वाष्पीकरण न हो सके तथा जीवाणु कवक आदि प्रवेश न कर सके। यदि आप ये प्रोसेस करेंगे कि उस मिट्टी का लेप लगा देंगे उसके चारों तरफ से, तो उसमें से जो वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो वाष्पीकरण की प्रक्रिया बंद हो जाएगी और उसके साथ साथ जैसे उसमें हानिकारक जीवाणु, कवक और अन्य माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो अंदर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इसके बाद बता देंगे लगभग 1 माह बाद दोनों पौधों का भाग जुड़ जाता है। यानी ये प्रोसेस आप करेंगे तो ये प्रोसेस के ठीक 1 महीने बाद वो जो दोनों पौधे रहेंगे, अच्छे नस्ल के पौधे और खराब नस्ल के पौधे, ये दोनों पौधों आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। इस प्रकार नए पौधों का निचला भाग घटिया नस्ल का तथा ऊपरी भाग अच्छे नस्ल का हो जाता है। मतलब आप इसमें दो क्वालिटी के पौधे लगाए थे, एक तो वो था जो अच्छा नस्ल का पौधा था और दूसरा जो था वो खराब नस्ल का पौधा था। तो जो खराब नस्ल का पौधा होगा वो नीचे की तरफ होता है और जो अच्छे नस्ल का पौधा होता है वो ऊपर की तरफ होता है, जिससे अच्छे नस्ल से फल एवं फूल आदि प्राप्त होने लगते हैं। जैसे इसमें बता देंगे गुलाब, सेब, नाशपाती, नींबू, बेर, आम इत्यादि, इन सब विधि में प्रयोग किया जाता है। तो इसमें बहुत ही सिंपल बता देंगे कि जब आप उसमें अच्छे नस्ल और खराब नस्ल के पौधे लगाए थे तो उसमें से जो अच्छा नस्ल था वो तो ऊपरी सतह पे हो जाता है और जो खराब नस्ल वाली जो थी पौधे वो जमीन की अंदर हो जाते हैं। तो ऊपर जो अच्छे नस्ल के होते हैं वो अच्छे नस्ल के पौधों से हम फल, फूल आदि प्राप्त कर लेते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल बता देंगे आप, जैसे गुलाब में, सेब में, नाशपाती में, नींबू में, बेर में, आम में इत्यादि इस विधि में प्रयोग किए जाते हैं। आगे इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। देखिए इसमें मैंने ये बताया था कि इस विधि में क्या कर जाता है कि किसी दो पौधे को लिया जाता है। एक तो पौधा वो होता है जो अच्छे नस्ल का होता है और दूसरा पौधा जो होता है जो खराब नस्ल का होता है।
तो खराब नस्ल के पौधे को और अच्छे नस्ल के पौधों को हम आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जब आपस में एक दूसरे के साथ जब जोड़ देते हैं तो जोड़ देने के बाद उसे अच्छी तरह रस्सी से क्या कर देते हैं, उसके चारों तरफ बांध देते हैं। जब रस्सी से बांध देते हैं तो बांधने के बाद उस पर हम मिट्टी का लेप लगा देते हैं। मिट्टी का लेप लगा देते हैं जिससे क्या होता है कि मिट्टी का लेप लगा देने के कारण उसमें वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो बंद हो जाता है और उसके साथ साथ उसमें हानिकारक जीवाणु, कवक और अन्य माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अंदर इंटर नहीं कर पाते हैं। फिर क्या होता है कि कुछ दिनों बाद, अर्थात कह सकते 1 महीने बाद, आप यह देखते हैं कि जो उसमें खराब नस्ल के जो पौधे थी वो नीचे की तरफ हो जाता है और अच्छे नस्ल की पौधे जो होती है वो ऊपर की तरफ हो जाता है। आगे पढ़ेंगे दाब लगाना, लेयरिंग। इसमें बता देंगे हम लोग कि इस विधि में पौधे की भूमि की निकट वाली शाखा जो भूमि पर लटकती है वहां पर इसकी छाल को चाकू से हटा देते हैं। बहुत ही सिंपल है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले आप इसमें यह बता देंगे कि इस विधि में, यानी ये जो मेथड है, इस मेथड में आप बता देंगे कि जो पौधे होती है, पौधे की कुछ शाखाएं ऐसी होती हैं जो जमीन के करीब आ जाती है, अर्थात जो भूमि होती है, भूमि की पास से वो शाखाएं क्या होती है, जाती है। तो भूमि के पास आने वाली शाखाओं को हम क्या करते हैं, चाकू से लेकर के उसकी छाल को हटा देते हैं। आगे बता देंगे कि और शाखा को भूमि के अंदर लकड़ी की पीन द्वारा इस प्रकार दबा देते हैं कि कटा हुआ भाग भूमि के अंदर रहे। मतलब इसका यह मतलब है कि अब क्या करेंगे इसके बाद कि ये जो हम इनकी जो शाखाएं होती है जो जमीन की यानी भूमि के जो करीब है उसको हम क्या करते हैं, उसकी छाल को चाकू की सहायता से उस छाल को हटा देते हैं। हटा देने के बाद उस शाखा को भूमि के अंदर लटका देते हैं और भूमि के अंदर लटकाने के बाद उसे भूमि के अंदर किसी पिन द्वारा, भूमि के अंदर हम लकड़ी के पिन द्वारा क्या करते हैं, उसको दबा देते हैं और कटा हुआ भाग को भूमि के अंदर रखे। आगे बता देंगे कि शाखा को हमेशा पानी सींचते रहना चाहिए। कुछ दिनों बाद कटे भाग से अपस्थानिक जड़ें निकल जाती है, तब इस शाखा को मातृ पौधे से काट लेना चाहिए। इसमें आप बता देंगे कि यानी ये जो शाखा हमने जमीन के अंदर जो है कि लकड़ी के पिन की सहायता से दबाए हैं, अब उस जगह से उस शाखा को क्या करना चाहिए, हमेशा पानी से उसे सींचना चाहिए। अब पानी देने से क्या होता है कि कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि उस कटे हुए भाग से कुछ अपस्थानिक जड़ें निकल जाती है। तब जब अपस्थानिक जड़ें निकल जाती तब हमें क्या करना चाहिए कि तब इस शाखा को उनकी मातृ कोशिकाओं से, उन्हें मातृ पौधों से क्या करें, काट करके अलग कर लेना चाहिए और फिर उसे हमें नए जगह पर क्या करना चाहिए, उगा देना चाहिए। इस प्रकार की विधि को हम दाब लगाना कहते हैं। आगे चलेंगे तो हम इसे बता देंगे कि ये कोई पौधा है। अब मैंने इसमें बताया कि कुछ पौधे जो होते हैं उस पौधों की शाखाएं क्या होती है, जमीन के करीब होती है, भूमि के क्या होते हैं, करीब। जैसे ये शाखाएं गई है तो ये जो भूमि के करीब गई है तो इस शाखा पे यानी इसको हम चाकू की सहायता से इसकी छाल को हटा देते हैं और हटाने के बाद हम इसे किसी लकड़ी की पीन की सहायता से इसे जमीन के अंदर क्या करते हैं, दबा देते हैं और फिर हम क्या करते हैं, इसमें हमेशा हम जल से इसको सींचते रहते हैं। फिर कुछ दिनों बाद क्या होती है कि इन स्थानों से कुछ अपस्थानिक जड़ें निकल जाती हैं और फिर ये जड़ें निकलने के बाद एक नए पौधे को जन्म दे देती है। तो हम इसे क्या करते हैं, यहाँ से इसको काट करके किसी दूसरे स्थान पर इसको लगा सकते हैं। आगे पढ़ेंगे हम लोग बंद लगाना या गुटी बंधन। तो दोस्तों इसमें बता देंगे गुटिंग क्या है, यानी कि बंद लगाना या इसको गुटी बंधन भी कहते हैं। बहुत ही ईजी है दोस्तों, वीडियो को इसको बिल्कुल भी मत करिएगा और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों इसमें हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। इसमें हम बता देंगे कि इस विधि का प्रयोग वृक्षों की अधिक ऊंचाई पर स्थित शाखाओं पर किया जाता है। यानी इस मेथड का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, ऐसे जगहों पर करते हैं जहाँ पे वृक्ष की शाखाएं जो है वो अधिक ऊंचाई पर रहे।
यानी कि वृक्षों की जो शाखाएं वो अधिक ऊंचाई पर रहती है, तो वहाँ पे हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। जहाँ पर दाब विधि का प्रयोग नहीं हो पाता है, कहने का मतलब है कि जो अभी हमने दाब विधि पढ़ कराया है, ऐसी शाखाएं जिस पे दाब विधि का प्रयोग न किया जा सके, वहाँ पर हम बंध लगाने या गुटी बंधन का क्या करते हैं, विधि का प्रयोग करते हैं। तो इसमें बता देंगे कि जहाँ पर दाब विधि का प्रयोग नहीं हो पाता है, इसमें वृक्ष की एक स्वस्थ शाखा के बीच से चाकू द्वारा छाल हटा देते हैं। मतलब ये जो वृक्ष होती है, वृक्ष की एक स्वस्थ शाखा के बीच से, यानी कोई स्वस्थ पौधा है, उस स्वस्थ पौधों की शाखाओं से हम क्या करते हैं कि बीच से इसको चाकू की सहायता से उसकी छाल को हटा देते हैं और कटे हुए भाग पर गीली मिट्टी लपेट कर मोटे कपड़े से बांध देते हैं। कहने का मतलब है कि जो शाखाएं गई रहती है, उस शाखाओं के बीच से हम क्या करते हैं, चाकू की सहायता से उसकी छाल को हटा देते हैं, और हटाने के बाद उस पर हम क्या करते हैं कि गीली मिट्टी की लपेट लगाकर मोटे कपड़े से उसे बांध देते हैं, जिसे क्या कहते हैं, गुटी कहते हैं। इसे गुटी कहते हैं, गुटी। आगे चलते हैं। मिट्टी को नम रखने के लिए इस शाखा के ऊपर शाखा में जल से भरा एक घड़ा लटका देते हैं। इस घड़ी के पेदी से छेद कर देते हैं। मतलब यह है कि अब हम बूटी लगाने के बाद क्या करते हैं कि इस मिट्टी की को जब नम रखने के लिए, यानी जो मिट्टी का हमने लेप लगाया है, इस मिट्टी को नम रखने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी ऊपर वाली जो शाखाएं होती है, इसकी ऊपर वाली शाखाओं में हम जल भर देते, ऊपर वाली शाखाओं में जल से भरा एक घड़ा लटका देते हैं। इस घड़े से के पेदी में हम छिद्र कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि कुछ दिनों बाद कटे भाग से अपस्थानिक जड़ें निकल जाती हैं। इसमें क्या होती है कि आगे बताएंगे, कुछ दिनों बाद कटे भाग से अपस्थानिक जड़ें निकल जाती है, शाखा को मात्र कोशिका से अलग कर देते हैं और इसे अन्य भूमि में दबा दिया जाता है। हम इसे आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाएंगे, बहुत ही सिंपल, आप इसको आसानी समझ सकते हैं। जैसा आपको यहाँ पे एक वृक्ष दिखाई दे रहा है, यानी गुटी लगाना, इसमें आप यह बता देंगे कि इसमें इस विधि का हम तब प्रयोग करते हैं जब हम दाब लगाने की विधि इस पे प्रयोग न कर सकें। तो अब ऐसे विधियों का प्रयोग हम ऐसे जगहों पे करते हैं जहाँ जिस पौधे की शाखाएं क्या हो, बहुत ऊंचाई तक हो। तो ऊंचाई तक के पौधों के लिए हम क्या करते हैं कि उसमें से जो स्वस्थ पौधे होते हैं, स्वस्थ पौधे की टहनियों को लेकर के हम उसके बीच से चाकू की सहायता से क्या करते हैं, वहाँ के की छाल को हटा देते हैं। अब जब चाकू की सहायता से उसकी छाल को हटा देते हैं, तो हटा देने के बाद उस पर हम मिट्टी का लेप लगा देते हैं, मिट्टी का लेप लगा देते हैं, और मिट्टी का लेप लगा देने के बाद उस पर हम मोटे कपड़े की सहायता से उसे बांध देते हैं। और मिट्टी को नम रखने के लिए इसमें जल से भरा हुआ घड़ा जो है, हम उसकी ऊपरी वाली शाखाओं पर क्या कर देते हैं, बांध देते हैं, जिससे बांध देने के बाद इन घाड़ों में हम क्या करते हैं, छोटे छोटे छिद्र बना देते हैं, जिससे घड़ा से पानी आसानी से आ सके। फिर कुछ दिनों बाद क्या होती है कि इस शाखाओं से कुछ अपस्थानिक जड़ें निकल जाती है, और फिर ये जड़ें निकल जाती हैं और इनका प्रयोग हम दूसरे अन्य भूमि पर कर सकते हैं। तो ये थी कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। अब हम पढ़ेंगे कायिक जनन से लाभ, यानी कायिक प्रवर्धन से लाभ क्या है और कायिक प्रवर्धन से हानि। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कायिक प्रवर्धन से लाभ, एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। इसमें बता देंगे, पहली पॉइंट बता देंगे, इस विधि में पौधे की उत्पत्ति निश्चित होती है। मतलब कायिक प्रवर्धन से क्या लाभ है, तो पहला लाभ इसमें बता देंगे कि इस विधि में पौधे की उत्पत्ति निश्चित होती है, यानी इसमें जो पौधे होते हैं उनकी उत्पत्ति कन्फर्म रहती है, किसमें, इस विधि में पौधे की उत्पत्ति जो है वो होगी। दूसरी पॉइंट इसमें बता देंगे कि इस विधि द्वारा कम समय में नए पौधे उत्पन्न किए जा सकते हैं। मतलब इस मेथड में हम बताएंगे कि जो अधिकांश, जैसे फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है कि उसमें ज़्यादातर बहुत इंतजार करना पड़ता है, प्रवर्धन में बता देंगे कि इस विधि में कम से कम समय में आप नए पौधे को उत्पन्न कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट बता देंगे
कि इस विधि में पौधों को पुष्प उत्पन्न करने तथा परागण की आवश्यकता नहीं होती है। यानी अगली पॉइंट बता देंगे कि इस विधि में किसी माध्यम जैसे जल, वायु तथा कीट पतंगों की आवश्यकता नहीं होती। यानी इसमें किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे और सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में ये होता है कि उसमें किसी न किसी की माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, जैसे जल का, वायु का, कीटों का। लेकिन ये ऐसा मेथड है, ऐसा विधि है कि इसमें किसी की भी आवश्यकता नहीं होती है। और अगला पॉइंट बता देंगे कि कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पौधे कम समय में फल एवं फूल देने लगते हैं। यानी कायिक प्रवर्धन एक ऐसा विधि है कि इस विधि में कम से कम समय में फल एवं फूल देने लगते हैं। अब बात करेंगे कायिक प्रवर्धन से हानियाँ, यानी कि डिसएडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। इसमें पहला पॉइंट बता देंगे कि इस विधि में पौधों की नई जातियाँ उत्पन्न नहीं की जा सकती। यानी ये ऐसी विधि है जिसमें पौधे की कोई नई जाति नहीं उत्पन्न की जा सकती है। दूसरी पॉइंट बता देंगे कि इस विधि द्वारा नए पौधे दूर दूर नहीं फैल पाते हैं तथा मातृ पौधे के समीप ही उत्पन्न होते हैं। यानी इस विधि में जितने भी पौधे उगते हैं सब अपने मातृ कोशिकाओं के समीप ही रहते हैं, अपने मातृ कोशिकाओं के पास ही होते हैं, दूर दूर नहीं होते हैं। तीसरी पॉइंट बता देंगे कि इस विधि में द्वारा पौधे के वंश का सुधार नहीं किया जा सकता है। यानी ये जो विधि है इसमें सोचिए वंश जो होती है, वंश में इसमें कोई चेंजिंग नहीं आती है, कोई सुधार नहीं आती है।